किसान भाइयों, एक बात आपको याद रखना चाहिए। आज भले ही लगातार आपको खेती में घाटा लग रहा है, पर आप खेत में जो कुछ भी उपजाते हैं उस पर आपका पूरा अधिकार होता है और कम से कम आप उसको स्वतंत्र रूप से खाते हैं, उस पर आपका अधिकार है। उससे आपको तसल्ली मिलती है, खुशहाली मिलती है कि चलो नाफा हो या ना हो, नुकसान हो, मगर हमको शुद्ध और ताज़ा भोजन तो मिल जाता है। किसान भाइयों, जब आप कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग करेंगे तो खेत में लहलहाती हुई जो फसलें हैं उस पर आपका अधिकार नहीं होगा। आप देखेंगे पर उसका उपयोग नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते हैं। अगर आपको खाना होगा तो आपको भी खरीदना पड़ेगा। आप खरीदेंगे तो वही पैसा कटेगा जो कंपनी के साथ आपने समझौता किया है। तो इसको अभी से समझना होगा। चंद पैसों के चलते आप सोच रहे होंगे कि हमको उसमें हिंग लगेगा ना फिटकिरी, एक पैसा लगना नहीं है। जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो तो और ज़्यादा खुश होंगे कि हम तो मेहनत नहीं करेंगे तो भी हमको ज़मीन से इतना रेंट मिल जाएगा कि बैठे बैठे हम ऐश करेंगे। लेकिन ज़मीन को बर्बाद करके कंपनियां लास्ट में छोड़ देंगी, तब आंख से आंसू बहाने के सिवाय किसान भाइयों और कुछ नहीं रह जाएगा। किसान भाइयों, तो अब सवाल उठता है कि बेहतर विकल्प क्या है। मित्रों, मैं आज आपको बेहतर विकल्प से रूबरू कराने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो पूंजीवादी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसको सरकार ने अध्यादेश 2020 में मुहर लगा दिया है, लीगल कर दिया है, उसमें उसका मूल उद्देश्य है मुनाफा कमाना। और जहाँ पर मुनाफाखोरी का भाव रहता है वहाँ पे केवल अपने बारे में सोचा जाता है। पहले आप भला तो जग भला, पहले अपना पेट भरो, इसके बाद दुनिया को देखा जाएगा। अब मनुष्य का भूख इतना ज़्यादा है कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं। इसलिए ये जो उद्योग जगत के लोग हैं, आपको सब दिन शोषण करते आ रहे हैं और शोषण करते रहेंगे, क्योंकि इसका कोई अंत है ही नहीं। तो बेहतर विकल्प है प्लॉटिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसकी खासियत क्या है? इसका तो सबसे पहला मूल उद्देश्य है किसानों के जीवन को बेहतर बनाना। इसका जो मूल उद्देश्य है वह है किसानों के जीवन को बेहतर बनाना। मुनाफा कमाना मूल उद्देश्य नहीं है। इसलिए प्लॉटिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है किसानों के बीच में। किसान लोग ही आपस में समझौता करके, करार करके, अनुबंध करके, और जो खेत टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं सबको इकट्ठा करके और उसमें एक साथ पूंजी लगाकर, एक साथ मेहनत करने का संकल्प लेकर के खेती करते हैं। और उसमें जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का भी काम किसान सहकारी संगठन ही करता है। उसको कहते हैं उपभोक्ता सहकारी संगठन। नंबर 3, कृषि में लगने वाले जो कृषि सहायक औजार हैं, चीज़ें हैं, जैसे खाद, बीज, कुदाल, हल, पार जो भी हैं, कीटनाशक दवा, ये सबका उत्पादन
करने का भी अनुबंध किसान लोग ही करते हैं। किसान लोग ही आपस में समझौता करते हैं कि हम सब लोग मिल करके बीज उत्पादन संबंधी हम उद्योग लगाएंगे, खाद उत्पादन संबंधी उद्योग लगाएंगे, और छोटे छोटे जो कृषि औजार हैं उसका उत्पादन हम खुद ही करेंगे अपने एरिया में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कृषि सहायक जो सामग्रियां हैं वो सस्ते दर पे किसानों को उपलब्ध हो जाता है, तो खेती का जो लागत है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और चौथा जो है आपस में अनुबंध करते हैं, समझौता करते हैं कि खेती करने से जो प्रोडक्शन होगा उससे पर आधारित जो उद्योग है उस उद्योग को भी हम किसान मिलकर ही संचालित करेंगे। हमारे पास जितना सामर्थ्य है, जितना पूंजी है, उसी से स्टार्ट करेंगे, और जो मुनाफा होगा उसको आपस में पूंजी के अनुपात में शेयर कर लेंगे, और कुछ बचा करके उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का में लगाएंगे। अब पांचवा क्या है कि सभी किसान आपस में सहमति लेकर के, अनुबंध करके, करार करके, कॉन्ट्रैक्ट करके एक बैंक की स्थापना करते हैं। उस बैंक का नाम होगा कोऑपरेटिव बैंक। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक। तो वो जो कृषि सहकारी बैंक होगा उसमें सभी किसानों का शेयर लगा हुआ रहेगा, और वह बैंक किसानों को नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर देगा। या कभी ऐसा हुआ कि किसी कारण से, किसी आपदा के कारण खेती में नुकसान हो गया, तब वैसी स्थिति में वो सहयोग करेगा। और मान लो प्रोडक्शन हुआ, मार्केट में मूल्य नहीं है, तो कृषि भंडारण केंद्र की स्थापना में भी वह कोऑपरेटिव बैंक सहायता करेगा। और उस जो सहकारी भंडारण केंद्र होगा उसमें एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो जमा रहेंगे, और तब तक जमा रहेंगे जब तक कि बाज़ार में उसका सही मूल्य नहीं मिलने लगे। और उस वक्त के लिए उस कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को मिनिमम जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनको दे दिया जाएगा। माने कम से कम उनको इतना दे दिया जाएगा, इतना पूंजी दे दिया जाएगा कि उनका चलता रहे। जो ही मार्केट में मूल्य सही आएगा बेच करके, और जो प्रॉफिट होगा वो किसानों के बीच में रेशनली बांट दिया जाएगा। तो यह व्यवस्था है प्रोटिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। मित्रों, अब आप समझ सकते हैं कि अगर प्रोटिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर काम किया जाए तो क्या एक भी किसान गरीब रहेगा? ना कोई किसान गरीब रहेगा और ना कोई किसान बहुत ज़्यादा धनी होगा, क्योंकि कृषि सहायक उद्योग और कृषि आधारित उद्योग दोनों उद्योगों में शेयर लगेगा किसानों का, लेकिन कोई भी किसान अनलिमिट शेयर नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी किसान को अनलिमिट पूंजी निवेश करने का अधिकार नहीं है। तो अगर किसी किसान के पास बहुत ज़्यादा अगर संपत्ति है भी, तो क्योंकि उसको अनलिमिट पूंजी निवेश करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसका जो धन है वो ये जो पूंजीवादी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है उसमें जो कंपनियों का जितना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता है उतना नहीं बढ़ेगा, वो कंट्रोल में रहेगा। और उसके नीचे वाले जो किसान हैं वो धीरे 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 उस लेवल में आ जाएंगे, और एक समय आएगा जब गरीबी और अमीरी का अंतर इतना ज़्यादा नहीं होगा, समाज में शांति ही शांति रहेगी, समाज में अमन चैन रहेगा, भाईचारे का संबंध रहेगा। इस तरह से अभी जो
मारामारी चल रहा है, सब लोग टेंशन में जी रहे हैं, कोई चैन से नहीं है, न गरीब चैन से है न अमीर चैन से है, सारा दुनिया बेचैनी में गुजरेगा, खत्म हो जाएगा। तो प्राकृतिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये फायदे हैं। किसान भाइयों, अब एक सवाल मन में उठता है, वह क्या कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राप्तवादी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा। मित्रों, इस सिद्धांत पर अगर काम किया जाए तो इतना प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, घर घर गांव-गांव में पंचायत लेवल पर इतने सारे छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग तैयार हो जाएंगे कि अगर इन सारे छोटे बड़े लघु उद्योगों पर मात्र सरकार एक प्रोडक्शन कर उत्पाद कर लगा दे तो सरकार का खजाना लबालब भर जाएगा और लोगों पर तरह तरह के अनावश्यक टैक्स का बोझ भी नहीं महसूस होगा। इसलिए यह सरकार के लिए भी बेहतरीन है और किसान के लिए भी और आम पब्लिक के लिए इसलिए बेहतरीन है कि किसान अपने उत्पादों को उपभोक्ता सहकारी समिति के द्वारा डायरेक्ट उपभोक्ताओं को बेचेंगे, इसलिए उन्हें शुद्ध कृषि उत्पाद मिलेगा और सही दाम पर मिलेगा। उपभोक्ताओं का भी शोषण नहीं होगा, किसानों का भी शोषण नहीं होगा, मजदूरों का भी शोषण नहीं होगा और सरकार का भी शोषण नहीं होगा। इसलिए इससे बेहतरीन और कोई विकल्प नहीं है। लोग हैत तो बात तो मचाए हुए हैं कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में अध्यादेश लाया है, ये पूंजीपतियों का गुलाम है, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं। लेकिन कोसने से काम नहीं चलेगा, इसका विकल्प भी बताना पड़ेगा। तो विकल्प कोई नहीं बताते हैं, लेकिन एक चूँकि किसी के पास विकल्प है नहीं, अगर विकल्प है तो एकमात्र प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी पर आधारित जो प्राकृतिक संगठन है उसके पास है। तो किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप जो है पौध का अध्ययन करें और प्राकृतिक लोग से संपर्क करें और उसके आधार पर खेती करना शुरू करें। एक तरफ आप, दूसरी तरफ पूंजीवादी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दोनों में कंपेयर होगा, पता चल जाएगा कि किससे किसानों का भला होने वाला है। मित्रों, सरकार कहती है कि हम किसानों का शुभचिंतक हैं, हम किसानों के दयनीय हालत से ऊपर उठाने के लिए पूंजी निवेश हेतु यह अध्यादेश लेकर के आए हैं। एफडीआई के लिए, कॉरपोरेट जगत के लिए, उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए 10 दरवाज़ा खोल दिए हैं ताकि 10 दरवाज़ा से किसानों के खेतों में निवेश हो तो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ध्यान देने की बात है कि किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात कही जा रही है, किसानों के जीवन बेहतर होने की बात नहीं कर रहे हैं। अरे किसानों की आमदनी दुगनी होगी, महंगाई बढ़ जाएगी 10 गुनी, तो इनकी तो हालत बेहतर नहीं होगी। अगर आमदनी दुगनी कर रहे हो तो महंगाई पर भी कंट्रोल होना चाहिए उसी हिसाब से। तो क्या मोदी सरकार गारंटी ले सकते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल रहेगा? क्या गारंटी दे सकते हैं कि पूंजीपति लोग उपभोक्ताओं से मनमाने मुनाफा नहीं वसूलेंगे? क्या गारंटी ले सकते हैं कि पूंजीपति लोग जो मुनाफा कमाएंगे उसमें से ईमानदारी से किसानों को भी शेयर करेंगे? अगर ऐसा होता तो पहले इस बिल में ही फिक्स कर दिया जाता कि मुनाफा का इतना % किसानों को देना पड़ेगा, पर कहीं तो फिक्स है नहीं। यहाँ तक कि एमएसपी का भी गारंटी नहीं है
उसको भी कानून के दायरे में नहीं लाया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का जो मंशा है, वर्तमान सरकार का या पिछले भी सरकार थे वो, या जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हाय तबाह मचाए हुए हैं, किसानों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिए कड़कड़ाती हुई ठंडी में, क्या वो किसानों का भला चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि कोई किसानों का भला नहीं चाहता, क्योंकि कोई विकल्प नहीं सुझा रहा है। किसान जो मांग कर रहे हैं वो उल्टा पुल्टा मांग कर रहे हैं, बोला एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ठीक है, अध्यादेश को वापस ले लेगा तो फिर उसकी जगह पर क्या लगेगा, ये भी तो आपको सुझाव देना पड़ेगा ना। तो अगर सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी है, किसानों का भला चाहती है, किसानों के जीवन को बेहतर बनाना चाहती है, तो ये जो प्रोटेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको आधार बना करके बिल पारित करे और उससे कल्याण होगा। लेकिन क्या कोई भी सरकार ऐसा करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि जब ही यह अध्यादेश आएगा पूंजीपतियों के पांव तले से धरती खिसक जाएगा। हालांकि उनको बेवजह के भय है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सबों का भला है, गरीब हो या अमीर हो। पूंजीपतियों की हालत एकदम से बिगड़ जाएगी सो बात नहीं है, उनकी हालत ठीक ठाक रहेगी। फर्क इतना ही पड़ेगा कि उनका जो टेंशन है ना वो कम हो जाएगा। आज जो है सबसे बड़ा बीमारी की जड़ है टेंशन। पूंजीपतियों को टेंशन है अपना पूंजी बचाने का, अपने कुबेर के खजाने को बचाने का, और गरीब किसानों का टेंशन है अपनी अस्तित्व रक्षा की, कि कहाँ से कम इतना पैसे के जुगाड़ कर लें ताकि कम से कम हमारा दाल रोटी चल सके, बाल बच्चे सुरक्षित रह सके, शिक्षा दिखे। इस पर तो सभी लोग अपने अपने जगह पर जद्दोजहद कर रहे हैं और टेंशन से मुक्ति पाने का ये उपाय बेहतर है। अब किसान भाइयों आप पर निर्भर है, आप को अगर हमारी बात जहन में घुस रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप फॉलो करो, और नहीं तो जो यह बिल है इसके आधार पर पूंजीपतियों से कांटेक्ट करके खेती करो। 2-4-5 साल में समझ में आ जाएगा इसका पूरा परिणाम क्या होता है। क्योंकि हरित क्रांति जब आया था, जब आपका खेतों में फसल लहलहा रही थी, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उस समय तो बड़ा खुश थे। लेकिन आपका माल से, आपका अनाज से बड़े बड़े लोग तो करोड़पति अरबपति खरबपति बन गए, आपकी हालत क्या हो गई? आप तो बर्बाद हो गए। कल तो बर्बाद थे ही, अब जो है सो आपको पूरा जड़ से, अब तो जड़ खोदने का ही प्लानिंग चल रहा है। इसलिए अभी भी संभलने का समय है, संभल जाइए, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। नमस्कार।